हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ का नेक्स्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक आज ले रही हूँ। ये कुछ पोर्शन और ट्रांसफॉर्मर के ग्रुपिंग कनेक्शंस, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर्स के वो बचे हुए हैं, तो वो भी मैं एक एक करके ले लूँगी। अभी मैंने डीसी सर्किट्स का भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दिया है, तो 2 लेक्चर उसके मैं पब्लिश कर चुकी हूँ। बट वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। मुझे जल्दी है कि जल्दी से जल्दी मैं सारे टॉपिक्स को डिलीवर करूं, पर फिर भी एक टाइम फ्रेम में ही रहकर मुझे काम करना पड़ता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है वो वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। अभी तक जो हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा था वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था। ये मैं सिंगल फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर समझा रही हूँ आज बेसिक। सर्किट जो है या ऑटो ट्रांसफार्मर का कैसे इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं बता रही हूँ। तो वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब ये एक सिंगल वाइंडिंग है। अगर मैं ट्रांसफार्मर के कोर पर रैप की हुई या लपेटी हुई वाइंडिंग बताऊं तो ये मेरी वाइंडिंग है पूरी की पूरी, जिसको मैं वन वाइंडिंग कह रही हूँ। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर एक्शन भी हो रहा है और दोनों वाइंडिंग जिसके अक्रॉस लोड लगा हुआ है वो वाइंडिंग और जिसके अक्रॉस प्राइमरी सप्लाई कनेक्टेड है, जिसके अक्रॉस सप्लाई कनेक्टेड है और जिसके अक्रॉस लोड लगा हुआ है, वो वाइंडिंग जो है वो एक ही वाइंडिंग है। उसी के अक्रॉस सप्लाई और उसके कुछ सेगमेंट के अक्रॉस टैपिंग के साथ हम आउटपुट लेते हैं, मतलब लोड लगाते हैं। तो इस तरीके से ये वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। तो अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि दोनों वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कुछ हद तक कॉमन है, कुछ पोर्शन इसका कॉमन है इलेक्ट्रिकली, और मैग्नेटिक ऑपरेशन, मैग्नेटिक फंक्शनिंग तो हो ही रही है। तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जैसे दोनों वाइंडिंग बिल्कुल सेपरेट होती थी, उनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता था, दोनों आइसोलेटेड रहती थी। यहाँ पर कंप्लीट आइसोलेशन नहीं है। इतना वाइंडिंग जो है कंप्लीट वाइंडिंग का वो नॉन कॉमन है और इतना जो पोर्शन है वो कॉमन है। मतलब एक की स्टेटमेंट ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में मैं ये दूं तो ऑटो ट्रांसफार्मर में जो इनपुट से पावर आती है वो आउटपुट तक 2 तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। एक इंडक्शन के थ्रू, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, और एक ट्रांसफर होती है दूसरी टाइप की जो पावर प्राइमरी टू सेकेंडरी जाती है वो होती कंडक्शन के थ्रू। मतलब यहाँ पर 2 टाइप के पावर ट्रांसमिशंस हो रहे हैं, पावर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, एक म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू और एक कंडक्शन के थ्रू। जबकि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन जो होती थी वो इंडक्शन के थ्रू यानी म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ही होता था। तो ये 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं और 1 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। इसका एप्लीकेशन क्या है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो एप्लीकेशन होता है, मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? तो ऐसे ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत हमें वहाँ पड़ती है जहाँ पर हम सप्लाई फुल ना देकर कुछ परसेंटेज में सप्लाई किसी सर्किट को देना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर डिवाइस को हम पूरा वोल्टेज न देकर सप्लाई से उस वोल्टेज का कुछ पोर्शन हम देना चाहते हैं। जैसे ये अगर वोल्टेज मेरा 220 वोल्ट है और एक डिवाइस को मैं यहाँ पे 120 वोल्ट्स के लिए लगा दूँ तो ये जो आउटपुट वाइंडिंग है ये 120 वोल्ट्स उसको लोड को दे देगी या जो डिवाइस लगा है उसको दे देगी, पर सप्लाई कितने का है? पूरे 220 वोल्ट्स का है। तो मैं रिड्यूस्ड सप्लाई दे सकती हूँ। या ये तो मैं बात कर रही हूँ स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर की। अगर मैं स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो इस तरफ हम सप्लाई देंगे और इधर हम लोड लगाएंगे, तो उस केस में भी हम ऑटो ट्रांसफार्मर को वैसे भी यूज कर सकते हैं। पर ये स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस, आइदर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है या स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है। मोस्टली लैबोरेटरीज में आप अपने कॉलेज में ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर देखे होंगे। कहाँ पर यूज करते हुए? ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर की और शॉर्ट सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की जब कंडक्ट की होगी लैबोरेटरी में
तो वहाँ पे एक वेरिएक करके डिवाइस यूज हुआ होगा, और वो वेरिएक जो होता है वही ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है। मैं वेरिएक की स्पेलिंग लिख देती हूँ। ये वेरिएक मतलब क्या होता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो जैसा अभी मैंने बताया ओपन सर्किट टेस्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की और शॉर्ट सर्किट टेस्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की, या दूसरे और भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे जिसमें आपने वेरिएक यूज किया होगा, और वो वेरिएक और कुछ नहीं है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है सिंगल फेज वाला। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो रिप्रेजेंटेशन वाला डायग्राम है उस पर मैं सारी टर्म्स आपको समझा देती हूँ। इस पर या इस पर, दोनों पर कॉमन है। ये ट्रांसफॉर्मर में स्टेप डाउन जैसा यूज कर रही हूँ, मतलब ये पूरी वाइंडिंग सप्लाई साइड में यूज हो रही है और ये इतना पोर्शन उसका लोड लगाने में यूटिलाइज हो रहा है। और ये पूरी नंबर ऑफ टर्न्स जो टोटल है वो NH है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग की NH है, और लो वोल्टेज सेगमेंट की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो NL है। तो नेचुरली ये रिमेनिंग जो होगी NH माइनस NL है। जो सिंगल वाइंडिंग है ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वो A, B और C के बीच में कनेक्टेड है। तो वो A यहाँ पर दिखा दे रही हूँ मैं, A, B और C के बीच में कनेक्टेड है। B जो है B और C के बीच में आउटपुट कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है। A और B जो पोर्शन है, AB पोर्शन वो नॉन कॉमन पोर्शन है, और AB पोर्शन की जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो NH माइनस NL होगी। NH जो है वो पूरा है और NL इतना है, तो रिमेनिंग NH माइनस NL जैसा अभी बताया वो है। हाई वोल्टेज साइड से एंटर करने वाला जो करंट है वो IH है, और लो वोल्टेज साइड से बाहर जाने वाला जो करंट है वो IL है। L फॉर लोड भी आप समझिए, या L फॉर लो वोल्टेज भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से, और ये नंबर ऑफ टर्न्स और करंट को मैंने बताया। हाई वोल्टेज साइड के वोल्टेज को मैं VH बोल रही हूँ, और लो वोल्टेज साइड के वोल्टेज को मैं VL बोल रही हूँ। तो यही टर्म्स मैंने यहाँ पर सारी समझाई है। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर में दो टाइप के वोल्टेज रेशियोज होते हैं। एक वोल्टेज रेशियो, हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर को हमेशा कंपेयर करते हैं टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर के साथ। तो वन वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर मतलब ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर मतलब अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे वो हो गया। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के वोल्टेज रेशियो को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जनरली हम जो कंपैरिजन करते हैं उसके तहत हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था, और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की दोनों वाइंडिंग्स को जोड़कर हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज साइड क्रिएट कर ली, और एक वाइंडिंग के टर्मिनल्स को हम किसके जैसा यूज कर रहे हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग जैसा, और उसके अक्रॉस हम लोड लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं समझाना चाहूंगी कि ये एक वाइंडिंग है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की, और ये एक वाइंडिंग है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की। दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सिंगल वाइंडिंग बना ली, जैसा अभी मैंने कहा था। तो इसीलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर के दो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज हम डिफाइन कर रहे हैं, एक विथ रिस्पेक्ट टू ऑटो ट्रांसफॉर्मर और एक विथ रिस्पेक्ट टू टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर हम डिफाइन कर रहे हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है वो VH/VL होता है, और टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है वो इसके अक्रॉस के वोल्टेज को EAB बोल रहे हैं, यहाँ वाले वोल्टेज को EAB बोल रहे हैं, और यहाँ वाले वोल्टेज को EBC बोल रहे हैं। तो EAB अपॉन EBC जो होगा, मतलब नॉन कॉमन अपॉन कॉमन पोटेंशियल, मतलब वोल्टेज अक्रॉस नॉन कॉमन पोर्शन डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस कॉमन पोर्शन, ये जो होता है ये टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रहता है। इसको हम नंबर ऑफ टर्न्स में भी बता सकते हैं। तो ये मेरे लिए NH माइनस NL हो जाएगा, और ये मेरे लिए NL हो जाएगा। इस तरीके से हम ये दो वोल्टेज रेशियोज या दो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज हम डिफाइन करते ऑटो ट्रांसफॉर्मर के। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सोलली हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज, या हाई वोल्टेज के नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज के नंबर ऑफ टर्न्स,
और दूसरा जो होता है वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग जो नॉन कॉमन है डिवाइडेड बाय कॉमन पोर्शन के वोल्टेजेस का रेशो या नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो। तो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियोज हम डिफाइन करते हैं। आगे भी आपको समझ में आएगा कि मैं ऑटो ट्रांसफार्मर को बार बार कंपेयर करूंगी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से, और इससे रिलेटेड जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो भी हमारे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमारे पास होगा, और उस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम ऑटो ट्रांसफार्मर बना रहे होंगे एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट का। ऐसे हम हैंडल करेंगे। अब मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की केस में आपको ट्रांसफार्मर एक्शन और कंडक्शन एक्शन समझा देती हूँ। कंडक्शन एक्शन में कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ, जो कि हम नेटवर्क एनालिसिस या सर्किट एनालिसिस में या BEEE में जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ मैं बता रही हूँ। पर यहाँ पर उसके साथ साथ ट्रांसफार्मर एक्शन कैसे हो रही है वो दोनों इंक्लूड करके मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो कि बुक्स में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया रहता, जो कि मात्र 2 या 3 लाइन का है, इससे ज़्यादा नहीं है ट्रांसफार्मर एक्शन या कंडक्शन एक्शन यहाँ पर समझना। डिफिकल्ट पता है क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर की केस में कि यहाँ पे 2 वाइंडिंग अलग अलग नहीं है, तो ट्रांसफार्मर एक्शन हो कैसे रही है, ये एक प्रॉब्लम रहती है समझने में ऑटो ट्रांसफार्मर की केस में। जब 2 वाइंडिंग्स अलग अलग है तो एक वाइंडिंग से करंट बहा, उसने फ्लक्स डेवलप किया, वो फ्लक्स कोर के थ्रू सेकेंड वाइंडिंग से लिंक हो गया, ये सब तो हो ही रहा है, पर यहाँ तो कोर ही कॉमन है, तो फिर ट्रांसफार्मर एक्शन कैसे हो रही है? मतलब एक से दूसरे में लिंकिंग तो हो ही जा रही है 100%, पर जब लोड लग रहा है तो लोड लगने की वजह से लेंज़ेस लॉ, अपोजिट फ्लक्स, वो सब कहानी कैसे हो रही है वो मैं यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को। उम्मीद है मेरा ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केस में ट्रांसफार्मर एक्शन मैंने पूरा समझाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक देती ही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। पर यहाँ पर 1 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की केस में ट्रांसफार्मर एक्शन कैसे हो रही है, लेंज़ेस लॉ कैसे एक्ट कर रहा है, लेंज़ेस लॉ एक्ट नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, लोड बैलेंसिंग इफेक्ट कैसे हो रहा है वो मैं सब समझाना चाह रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ कि ये सप्लाई वोल्टेज है, ये फुल वाइंडिंग है AC 1 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की, और यहाँ से सप्लाई की वजह से 10 एम्पियर्स का करंट बह रहा है। तो 10 एम्पियर्स का करंट ऊपर से बहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोलैरिटी, अभी पॉजिटिव साइकिल के हिसाब से इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी मान लूँ तो ये 10 एम्पियर का करंट दे रहा है और ये 10 एम्पियर का करंट पूरे में से बह के रह जाएगा। ये सिंपल सर्किट जैसा है, ठीक है। अब जहां से करंट एंटर करता है ये सप्लायर है और ये यूजर है, तो यूजर में करंट जहां से एंटर करता है वहां प्लस पोलैरिटी देते हैं, तो चलो माना कि वो मेरा डॉट है, जो मैं आप लोगों को डॉट कन्वेंशन की थोड़ी बहुत चीजें मैं इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, उससे रिलेटेड बोल रही हूँ। माना कि डॉट यहाँ है, डॉट यहाँ है, तो मतलब ये प्लस पोलैरिटी होगा, तो ये जो पूरी एक वाइंडिंग है इसका मैं इतना पोर्शन ले लूं तब भी प्लस पोलैरिटी ऊपर रहेगी, और इतना पोर्शन लूं तब भी प्लस पोलैरिटी ऊपर ही रहेगी। तो मैंने इस नॉन कॉमन पोर्शन में भी डॉट ऊपर दिखा दिया और इस कॉमन पोर्शन में भी डॉट ऊपर ही दिखा रही हूँ, क्योंकि करंट ऊपर से एंटर कर रहा है। कितना करंट एंटर कर रहा है? 10 एम्पियर्स का, ठीक है। अब मैं लगा दे रही हूँ लोड, अब मैं लगा दे रही हूँ लोड, माना कि लोड की रिक्वायरमेंट, अब ये प्लस पोलैरिटी है, ये प्लस पोलैरिटी है, तो इतने सेगमेंट का जो वोल्टेज है, कहाँ से आया वोल्टेज? VH इज इक्वल टू, मतलब मेरी जो इक्वेशन होगी वो VH इज इक्वल टू EAB प्लस EBC, ऐसी कुछ इक्वेशन बन रही है। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। अब EBC पूरा का पूरा यहाँ अपियर हो रहा है, तो इस सर्किट के लिए EBC सोर्स का काम कर रहा है। ये म्यूचुअल इंडक्शन से कुछ नहीं हुआ है, सिंपल कंडक्शन से हुआ है। तो यहाँ पर सर्किट में करंट बहना शुरू हो जाएगा लोड के हिसाब से। माना कि यहाँ 7 एम्पियर्स करंट बहना शुरू हो गया, यहाँ 7 बहेगा तो यहाँ कितना बहने लगेगा? 3 एम्पियर्स का करंट बहने लगेगा सर्किट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पर KCL लगाऊं, 10 एम्पियर्स था, 7 उधर डाइवर्ट हो गया, तो इधर कितना बहने लगा? 3 एम्पियर्स। कितने की कमी आ गई? 7 एम्पियर्स की। मतलब इतने सेगमेंट में पहले जब ये लोड नहीं लगा था तब इस वाइंडिंग से बहने वाले करंट की वजह से वाइंडिंग में जो फ्लक्स डेवलप हो रहा था वो 10 एम्पियर्स की वजह से डेवलप हो रहा था। और अब क्या होगा?
3 एम्पियर्स की वजह से फ्लक्स डेवलप होगा, मतलब 7 एम्पियर्स की वजह से जो फ्लक्स का लॉस हो गया है, 7 एम्पियर्स बह ही नहीं रहा है, अब यहाँ पे कितना बह रहा है 3 एम्पियर्स, तो जो 7 एम्पियर्स मतलब 10-3 का जो डिफरेंस है 7 एम्पियर्स का, इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स जो है वो लूज कर दे रहा है, वो लॉस हो जा रहा है, उतने फ्लक्स का लॉस हो गया, मतलब इतने पोर्शन में 10 एम्पियर की वजह से फ्लक्स है और इतने पोर्शन में फ्लक्स कितने की वजह से 3 एम्पियर्स की वजह से है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ही फ्लक्स रिड्यूस हुआ तो कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम के हिसाब से सप्लाई से और ज्यादा करंट खींचा जाएगा, इतना कि यहाँ पे वापस फ्लक्स कितना मेंटेन हो जाए 10 एम्पियर्स के करस्पॉन्डिंग, मतलब जो लॉस ऑफ फ्लक्स हुआ है किसकी वजह से, 7 एम्पियर्स के करंट की वजह से, जो लॉस ऑफ मतलब करंट ड्रॉप हुआ 7 एम्पियर्स से, तो फ्लक्स भी ड्रॉप होगा 7 एम्पियर्स के करस्पॉन्डिंग वाला, और जैसे ही फ्लक्स ड्रॉप हुआ तो सप्लाई से और एक्स्ट्रा करंट, मतलब पहले कितना करंट खींचा जा रहा था, I1 इक्वल टू I0 खींचा जा रहा था, अब I0 प्लस I एक्स्ट्रा और खींचा जाएगा, और वो I एक्स्ट्रा इतना फ्लक्स डेवलप करेगा जितना कि यहाँ पर फ्लक्स में कमी आई थी। तो यहाँ पर मेरी बात समझिए, ये ट्रांसफॉर्मर एक्शन है लोड बैलेंसिंग इफेक्ट को मैनेज करने की, लोड की वजह से जो 7 एम्पियर्स का करंट उधर डाइवर्ट हुआ, यहाँ पर 10 एम्पियर से करंट उतर के 3 एम्पियर हो गया, 7 एम्पियर की कमी आ गई, तो 7 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स में कमी आ गई, वो जो फ्लक्स में कमी आ गई मतलब कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम के हिसाब से यहाँ से फिर सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट खींचा जाएगा, और वो एक्स्ट्रा करंट 7 एम्पियर तो करंट नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी 7 एम्पियर, वो इतना एक्स्ट्रा करंट खींचा जाएगा कि उसकी वजह से वापस उतना ही फ्लक्स मैनेज होगा, कंपनसेट होगा जितना कि 7 एम्पियर्स के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स में कमी आई थी। ये पूरा लोड बैलेंसिंग इफेक्ट और ट्रांसफॉर्मर एक्शन है। कंडक्शन की वजह से हुआ क्या था, सिर्फ यहाँ पे एक सर्किट सिंपल था, जैसे ही मैंने लोड लगाया सर्किट कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे करंट बहना शुरू हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज था और ये जो करंट था, ये दोनों मिलके यहाँ पे मुझे क्या देने लगे, कंडक्शन के थ्रू पावर देने लगे। और ट्रांसफॉर्मर एक्शन कहाँ हुई, यहाँ पे जो फ्लक्स में कमी आई थी उस फ्लक्स को मैनेज करने के लिए सप्लाई से और एक्स्ट्रा एनर्जी खींची गई, और नेचुरली वो एनर्जी क्यों खींची गई, क्योंकि लोड की रिक्वायरमेंट थी, लोड की डिमांड थी, तो उस डिमांड को किसने पूर्ति की, उस डिमांड की फिर से सप्लाई ने की। और यही बात मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर एक्शन में भी बताई थी कि जैसे ही नो लोड कंडीशन है तो कम एनर्जी खींची जाती 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में भी, और जैसे ही लोड लगाएंगे I0 प्लस एक्स्ट्रा करंट खींचा जाएगा, और वो किसकी पूर्ति करेगा, वो I एक्स्ट्रा करंट लोड डिमांड को वो फुलफिल करता है। इसी तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर एक्शन कंडक्शन एक्शन हो रहा है। कंडक्शन एक्शन मात्र क्या है, या सर्किट कंप्लीट है और करंट बहना शुरू हो रहा है EBC की वजह से, करंट बहने की वजह से यहाँ पे करंट की कमी आई, KCL से निकाल लिया, वो कमी ने फ्लक्स कम कर दिया, फ्लक्स में जो कमी आई उसकी पूर्ति किसने कर दी, सप्लाई से एक्स्ट्रा खींचे जाने वाले करंट ने, और वो करंट एक्चुअली वो एनर्जी क्या है, लोड की नीड है जो सप्लाई से खींच के फुलफिल हो रही है। अब जैसा मैंने ट्रांसफॉर्मर एक्शन के दौरान 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में फ्लक्स का पहला फ्लक्स जो सेट हुआ प्राइमरी टू सेकेंडरी वो कैसे हुआ, फिर रिवर्स में सेकेंडरी से जो फ्लक्स आया उसकी डायरेक्शन क्या थी, फिर एक्स्ट्रा करंट प्राइमरी से और खींचा गया लोड बैलेंसिंग इफेक्ट का, उसने फ्लक्स को कैसे कंपेंसेट किया और पहले जैसा कांस्टेंट कर दिया, वही सेम चीज़ मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर की केस में समझा रही हूँ। अभी A to B 10 एम्पियर्स का फ्लक्स सेट हुआ था पहले अंडर नो लोड कंडीशन। मैं यहाँ पे नो लोड कंडीशन की बात कर रही हूँ कि नो लोड कंडीशन में इतना फ्लक्स था, टोटल फ्लक्स में कितना, A से C वाइंडिंग में टोटल A से C वाइंडिंग में बहने वाले 10 एम्पियर की वजह से टोटल फ्लक्स कितना सेट हुआ था, 5AB में 5AB 10 एम्पियर्स का 10 ले लिया है, 5BC में BC पोर्शन है और 10 एम्पियर्स का 10 ले लिया, तो इतना फ्लक्स सेट हुआ था। अब जैसे ही लोड लगाया तो क्या होने लगा, 5AB में तो 10 एम्पियर्स का फ्लक्स था ही, ठीक है, 10 एम्पियर्स की वजह से 5AB में फ्लक्स था ही, 5BC में 10 की वजह से जो फ्लक्स था वो कितने से रिड्यूस हुआ, 5BC 7 से रिड्यूस हो गया।
तो टोटल ये कितने की वजह से फ्लक्स सेट हुआ, 3 एम्पियर्स की वजह से बीसी में फ्लक्स आया। तो ये टोटल 3 एम्पियर्स की वजह से बीसी में फ्लक्स सेट हुआ। अब ये फ्लक्स जब टोटल 5 से रिड्यूस हो चुका और कितने से कम हो गया, 5BC 7 से, तो कांस्टेंट फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए सप्लाई से AB पोर्शन में और एक्स्ट्रा करंट खींचा जाने लगा। पहले I0 था, मतलब ये पूरा का पूरा किसकी वजह से था, ये I0 की वजह से था, ड्यू टू I0 था। और अब यहाँ पे क्या होने लगा, ये I0 की वजह से था, फिर लोड लगाने की वजह से कमी आई, तो एक्स्ट्रा करंट सप्लाई से और खींचा गया, इतना कि वो वापस जितने से कमी आई थी उतने को वो कंपनसेट करके फिर से उसने फ्लक्स कितना बना दिया, 5। तो ये लोड बैलेंसिंग इफेक्ट है। और नेचुरली ये 5AB IEX जो है वो किसके बराबर है, 5BC 7 के बराबर ही होगा। तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और वापस टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5। मतलब लोड की रिक्वायरमेंट की वजह से फ्लक्स में जो रिडक्शन आया था उसको सप्लाई से एक्स्ट्रा एनर्जी खींच के कंपनसेट कर दिया गया है। ये लोड बैलेंसिंग इफेक्ट मैं ऑटो ट्रांसफार्मर की केस में कहूँगी कि ऐसे समझा सकते हैं। इसी में मैंने ट्रांसफार्मर एक्शन भी बता दी। अब इससे आगे का जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है। तो आगे जाके मैं आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मेशन रेशो में भी डेरिवेशन करके रिलेशन क्रिएट करूँगी। और यहाँ पे जो मैंने लोड बैलेंसिंग इफेक्ट बताया है इससे रिलेटेड भी आगे मैं बातें कंटिन्यू करूँगी ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंड लेक्चर में। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। मैं गारंटी देती हूँ कि किसी बुक में ये चीज़ नहीं है, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं दिया हुआ है। ये सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है ऑटो ट्रांसफार्मर को समझने का, कि कैसे ऑटो ट्रांसफार्मर में लोड का इफेक्ट क्रिएट होता है। तो इस तरीके से लोड बैलेंसिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। कहीं भी लोड बैलेंसिंग इफेक्ट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं समझाया गया है। जहाँ तक जो बुक्स मैंने पढ़ी मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं बहुत फॉरेन ऑथर्स की सारी बुक्स तो मैंने नहीं पढ़ी है, पर जो बुक्स मैंने पढ़ी है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की गई है। तो आशा करती हूँ कि आपको पढ़ने में मज़ा आया होगा ये वाला पोर्शन। और आगे ऑटो ट्रांसफार्मर के मुझे शायद 2 लेक्चर्स तो शूट करने ही पड़ेंगे। बिना 2 लेक्चर्स के मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए वीडियोस को। थैंक यू।